हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल एमसीक्यू के तीसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, हम लोग पीरियोडिक टेबल से 125 क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल एमसीक्यू का पार्ट 1 और पार्ट 2 इससे पीछे के वीडियो सेशन में कवर करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उसके पार्ट 3 की बात करेंगे और यहाँ भी हम लोग पीरियोडिक टेबल से 10 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, ये सारे सवाल कंसेप्चुअल होगा। ऐसा मानो कि अगर आप एक बार अच्छे से इसको कवर कर लेते हो तो पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। साथ ही अगर आप पीरियोडिक टेबल एमसीक्यू के पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देख पाए हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है स्कैंडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा आपके आवर्त सारणी के चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मिलेगा। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर हमारे चारों ऑप्शन में से जिस तत्व के परमाणु में 4 कक्षाएं होगी वो चौथे आवर्त में मिलेगी और जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होगा वो दूसरे समूह में मिलेगा। तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्कैंडियम, और आप सबों को मालूम है कि इसका सिंबल क्या होता है, तो सर Sc होता है। ध्यान में रखिएगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो सर 21 होता है। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है सर मैग्नीशियम, इसका सिंबल क्या होता है, Mg होता है और एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो सर 12 होता है। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है पोटेशियम, इसका सिंबल K होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो सर 19 होता है। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन कौन सा है सर, तो सर कैल्शियम है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो सर 20 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जितना भी आपका तत्व यहाँ पे दिया हुआ है इन सब के कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसको हम लोग फिल कर लेते हैं। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है उस तत्व में उतना ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो जाहिर सी बात है कि स्कैंडियम का परमाणु संख्या 21 है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, आप कहेंगे सर 21 ही होगा। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आप कहेंगे सर 12 ही होगा। इसी तरह आपका पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19 होगा। और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 20 होगा। आप सभी कहेंगे कि सर जब हम लोग इसका परमाणु के कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा और चौथे कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। आप सभी कहेंगे कि सर स्कैंडियम में तो 4 कक्षाएं हैं, ये चौथे आवर्त में तो मिलेगा, लेकिन हम सबों को मालूम है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो यहाँ पे स्कैंडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो सर 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये आपका जो स्कैंडियम है ये आवर्त सारणी के वर्ग 3 में मिलेगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मिलेगा, ये तो चौथे आवर्त में मिलेगा लेकिन दूसरे समूह में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है मैग्नीशियम, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप सभी कहेंगे पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना जाएगा, सर 2 जाएगा। आप सभी कहेंगे कि सर ये तीसरे आवर्त में पाया जाएगा और दूसरे वर्ग में पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन वर्ग संख्या के बराबर होता है या समूह के संख्या के बराबर होता है। तो ये तो दूसरे समूह में पाया जाएगा, लेकिन इसमें कक्षा संख्या कितनी है, 3 है, तो ये तीसरे आवर्त में पाया जाएगा। यानी कि ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सर गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो सर 19 है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप सभी कहेंगे सर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा और चौथे कक्षा में सर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। आप कहेंगे कि सर ये चौथे आवर्त में तो मिलेगा लेकिन इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये चौथे आवर्त और वर्ग 1 में पाया जाएगा। तो सर आपका ये भी ऑप्शन गलत हो गया। जब हम लोग कैल्शियम की बात
करते हैं तो आप सभी कहेंगे कि सर इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे कक्षा में 8 और चौथे में कितना जाएगा सर 2 जाएगा। आप सभी कहेंगे कि ये जो हमारा कैल्शियम है इसमें 4 कक्षाएं हैं, मतलब ये हुआ कि ये कैल्शियम चौथे आवर्त में मिलेगा। साथ ही साथ इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो आपका कैल्शियम है ये आपके आवर्त सारणी के किस वर्ग में मिलेगा? आप कहेंगे सर दूसरे वर्ग में मिलेगा, यानी कि दूसरे समूह में मिलेगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं। आप देख रहे हैं कि कैल्शियम में 4 कक्षा है और इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी है 2। तो आप सभी कहेंगे सर कैल्शियम चौथे आवर्त में मिलेगा, साथ ही दूसरे समूह में भी मिलेगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु त्रिज्या, संयोजकता, धात्विक गुण, किसी तत्व में कोषों की संख्या। और आपसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर आवर्त सारणी में वर्ग क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में वर्ग की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि सर आवर्त सारणी में जो उदग्र रेखा होती है, आवर्त सारणी में जो उदग्र रेखा होती है वो क्या कहलाती है सर? वर्ग कहलाती है। और हमारे आवर्त सारणी में टोटल कितने वर्ग हैं? तो ध्यान में रखिएगा सर, टोटल 18 वर्ग हैं। आप यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं सर? तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। आप कहेंगे कि सर फिर आवर्त क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि पीरियोडिक टेबल में जो क्षैतिज रेखाएं होती है इसको क्या बोला जाता है? तो सर आवर्त बोला जाता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है। यहाँ पे एक प्रश्न उठ जाता है, मैंने आपको पीछे के सेशन में इसके बारे में बताया भी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में, मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल वर्गों की संख्या कितनी थी? तो आप सभी कहेंगे सर मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल वर्ग की संख्या 9 थी, जबकि आवर्त की संख्या 7 थी। मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल वर्ग की संख्या 9 थी, जबकि आवर्त की संख्या 7 थी। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग हैं। वर्ग क्या होता है? तो आवर्त सारणी में जो उदग्र रेखाएं होती है उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल आवर्त कितने हैं? तो सर 7 ही हैं। आवर्त क्या होता है? तो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज रेखाएं होती है वो क्या होता है? आवर्त होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में जब आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या नहीं बढ़ेगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी वर्ग में जो तत्व उपस्थित होते हैं उन सारे का जो संयोजकता होता है वो क्या होता है सर? समान होता है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में जितने भी तत्व उपस्थित होते हैं सबका संयोजकता क्या होता है सर? समान होता है, यानी कि इक्वल होता है। तो आप आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो तत्वों की जो संयोजकता होगी उसमें क्या होगा सर? कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो नहीं बढ़ेगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, जब आप पीरियोडिक टेबल के वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो जो तत्वों का परमाणु त्रिज्या होगा वो क्या होगा सर? बढ़ेगा। धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। साथ ही साथ जो उसमें सेल नंबर होंगे यानी कि कक्षा की संख्या होगी वो भी क्या होगा सर? बढ़ेगा। तो सीधे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि आपके ऑप्शन में जो परमाणु त्रिज्या, धात्विक गुण और किसी तत्व में कोषों की संख्या दी हुई है ये सभी क्या होगा? ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, जबकि किसी एक वर्ग में जितने भी तत्व होंगे उन सब का संयोजकता क्या होगा सर? समान होगा, यानी कि संयोजकता नहीं बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। तत्व X का आवर्त सारणी में डैश की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। आपसे पूछा जा रहा है कि कोई तत्व है जो क्या बनाता है सर? एक ऑक्साइड बनाता है X2O3। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो तत्व X है वो आवर्त सारणी में
किस तत्व के भांति समान समूह में उपस्थित होगा। आप सभी कहेंगे कि सर जस्ट अभी आपने बताया है कि जब भी समूह की बात करी जाएगी तो आवर्त सारणी के किसी एक वर्ग में जितने भी तत्व होंगे उनकी संयोजकता समान होगी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो तत्व x की बात की जा रही है इसकी जितनी संयोजकता होगी और हमारे ऑप्शन में जिस तत्व की संयोजकता इसके बराबर होगी तो ये x तत्व आवर्त सारणी में उसी तत्व के साथ उपस्थित होगा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सर इस x तत्व की संयोजकता कितनी होगी। ध्यान में रखिएगा, जब भी हम लोग बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं यानी कि दो तत्व से मिलकर के जो यौगिक बनाते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं सर, तो सर वैलेंसी का उलटफेर हो जाता है। जैसे कि आप सभी बात करते हो एल्युमिनियम ऑक्साइड की, तो आप सबों को मालूम है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो आप सभी कहेंगे सर पहले तत्व का संयोजकता उसके सामने लिखते हैं। लीजिए एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है और ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है। अब जब हम लोग इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो आप कहते हैं सर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है Al2O3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एल्युमिनियम है इसका संयोजकता कहाँ चला जाता है, तो सर O पे चला जाता है, और जो O की संयोजकता यानी कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है वो कहाँ पे चला जाता है, तो सर एल्युमिनियम पे चला जाता है। आपका यहाँ पे तत्व X है और ये क्या बना ले रहा है सर X2O3, और आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये क्या है सर, एक ऑक्साइड है। मेरे मित्र ध्यान देना, यहाँ पे जो X2O3 लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि X की संयोजकता किस पे गई होगी, ऑक्सीजन पे गई होगी, और ऑक्सीजन की संयोजकता किस पे गई होगी, तो सर X पे गई होगी। आप सभी कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि X की संयोजकता कितनी है 3 और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है सर 2। तो जिस तत्व की बात करा जा रहा था उसका संयोजकता तो हमको मिल गया सर, कितना सर 3। अब आपके ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से किसके साथ ये उपस्थित होगा, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से जो तत्व आपका किसी एक खास वर्ग में पाया जाएगा उनमें से किस में ये आपका X तत्व उपस्थित होगा। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है सोडियम, आप सभी कहेंगे सर इसका संयोजकता 1 होता है, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम, आप सभी कहेंगे सर अभी जस्ट आपने बात करा है कि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, और यहाँ पे जो तत्व दिया हुआ है उसकी भी संयोजकता 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तत्व X जो है वो किस वर्ग में उपस्थित होगा, तो सर जिस वर्ग में एल्युमिनियम होगा उसी वर्ग में ये तत्व X भी उपस्थित होगा। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डैश की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है केंद्रक, न्यूट्रॉन सेल, इलेक्ट्रॉन सेल, प्रोटॉन सेल, और आपसे पूछा जा रहा है इन चारों में से किसके लगातार वृद्धि होने के साथ किसी समूह में जो परमाणु त्रिज्या होती है उसमें वृद्धि होती है। आप सभी कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, बड़े ही आसानी से बनेगा। जब आप त्रिज्या की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि सर किसी वृत्त में उसके केंद्र से वृत्त के परिधि पर जो डाला गया लंब होता है यही क्या कहलाता है, तो सर त्रिज्या कहलाता है। तो जरा सा आप यहाँ पे गौर करना, मान लो कि आपका एक वृत्त ए है और एक आपका ये सर्कल है, दोनों में से त्रिज्या किसकी बड़ी होगी। आप सभी कहेंगे कि सर बी सर्कल बड़ा लग रहा है, इसका त्रिज्या बड़ा होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। मेरे मित्र, जब आप किसी तत्व के परमाणु का स्ट्रक्चर बनाते हो, जब आप किसी तत्व के परमाणु का स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं सर परमाणु जो होते हैं वो गोलीय होते हैं। परमाणु क्या होते हैं, गोलीय होते हैं, और किसी परमाणु के केंद्र में क्या होता है सर, नाभिक होता है, और इस नाभिक में क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, और इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग होता है। इस नाभिक के चारों ओर क्या होता है सर, वृत्ताकार मार्ग होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है सर, घूमते रहता है। यानी कि ये जो आप कक्षा देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रॉन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सेल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका परमाणु का एक स्ट्रक्चर हो जाता है, संरचना हो जाता है, लेकिन एज अ सर्कल इसको आप देखेंगे तो आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ अगर इसका केंद्र है तो अगर हम इसके केंद्र से इसके बाहरी कक्षा तक एक लंबवत रेखा खींचे तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी।
आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके इस परमाणु में कितनी कक्षा है सर, तो आप कहेंगे सर पहला कक्षा ये हो गया, दूसरा कक्षा ये हो गया और तीसरा कक्षा ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे छोटा कोई परमाणु का संरचना बनाते हैं जिसमें कि केवल 2 ही कक्षा हो। तो आप सभी कहेंगे सर क्या दिक्कत है, मान लेते हैं कि ये आपका कोई परमाणु है जिसका ये क्या है सर, नाभिक है, और इस नाभिक के चारों ओर ये वृत्ताकार मार्ग है। तो ये तो पहला कक्षा हो जाएगा और ये दूसरा कक्षा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ से यानी कि ये जो नाभिक है, इस नाभिक से इसके बाहरी कक्षा तक एक लंबवत रेखा खींचेंगे तो आप सभी कहेंगे सर ये त्रिज्या का काम करेगा। ये क्या करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे देख रहे हैं कि सर इस परमाणु में 3 कक्षा थी तो इसकी त्रिज्या क्या थी सर, बड़ी थी, और इस परमाणु में केवल 2 कक्षा है, इसकी त्रिज्या इससे क्या है सर, छोटी है। और इसी तरह अगर हम चौथा कक्षा भी बना लें तो सर इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह 5वां कक्षा भी बना लें तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी सर, बढ़ती चली जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन से लगातार बढ़ते रहेंगे, किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन से लगातार बढ़ते रहेंगे तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी सर, वो भी बढ़ते जाएगी। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, आप सभी कहेंगे कि सर केंद्रक तो परमाणु के बीच में रहता है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों उसके नाभिक में रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन सेल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन सेल अगर बढ़ेगा लगातार तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। क्या होता है सर, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या होता है सर, विद्युत ऋणात्मक होता है। क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके चारों ऑप्शन में से कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। मेरे मित्र यहाँ पे आपको एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा। क्या ध्यान में रखना होगा कि आपके आवर्त सारणी में, आपके आवर्त सारणी में जो वर्ग 17 के तत्व हैं जिसको आप हैलोजन बोलते हैं, जिसको आप हैलोजन बोलते हैं, ये सारे हैलोजन क्या होते हैं सर, तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। यानी कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 में जितने भी हैलो ग्रुप के एलिमेंट हैं, जितने भी हैलोजन तत्व हैं, वे सब के सब क्या हैं सर, विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। आप कहेंगे कि सर आवर्त सारणी के वर्ग 17 में कौन कौन सा तत्व विद्युत ऋणात्मक है, तो ध्यान में रखिएगा कि आपका जो फ्लोरीन है, जो क्लोरीन है, जो ब्रोमीन है और जो आयोडीन है, इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं सर, हैलो एलिमेंट बोलते हैं या हैलोजन तत्व बोलते हैं। और इन सब में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, फ्लोरीन होता है। उसके बाद कौन होता है, क्लोरीन। उसके बाद सर ब्रोमीन, और फिर कौन होता है सर, आयोडीन होता है। होते तो ये सारे विद्युत ऋणात्मक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, फ्लोरीन होता है। तो अगर आपसे कहीं पे ये पूछ दिया जाए कि आवर्त सारणी का कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो आपका ऑप्शन होगा फ्लोरीन। लेकिन ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, जबकि आपका ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम, फिर दिया हुआ है क्लोरीन, फिर दिया हुआ है सल्फर, और फिर दिया हुआ है आपका फास्फोरस। यानी कि आवर्त सारणी में जो हैलो ग्रुप का एलिमेंट है उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है क्लोरीन, और बाकी का जो आपका 3 ऑप्शन है उसमें एल्युमिनियम दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है और फास्फोरस दिया हुआ है। आप सभी कहेंगे सर जस्ट अभी आपने बताया है कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 हैलोजन का जो तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये सब के सब विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है विद्युत ऋणात्मक। लेकिन हमारे ऑप्शन में तो सिर्फ क्लोरीन दिया हुआ है, बाकी एल्युमिनियम, सल्फर और फास्फोरस दिया हुआ है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर क्लोरीन हो जाएगा। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अगर आप
आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, और आपके ऑप्शन में फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन चारों दिया हुआ रहता, तो आप किसको टिक करेंगे? तो सर फ्लोरीन को टिक करेंगे। ध्यान में रखिएगा, आपके ऑप्शन में ये चारों तत्व दिया हुआ हो और आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो आप सभी कहेंगे सर सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व आयोडीन है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही आसान सा सवाल, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बताना। आपका क्वेश्चन है कि डैश आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है? बड़ा ही आसान सा सवाल, और अगर आपने अभी तक के प्रश्नों को आसानी से समझा है तो मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर लेंगे। आपका जो क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है। कोई तत्व है जिसका परमाणु संख्या कितना है सर? 20 है। तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जिस तत्व की परमाणु संख्या 20 है उसका रासायनिक गुण आपके ऑप्शन में दिए हुए जो तत्व हैं उनमें से किसके जैसा होगा? आप सभी कहेंगे कि सर अभी जस्ट आपने बताया है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है, और हम सबों को मालूम है कि आवर्त सारणी के किसी एक वर्ग में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उन सब का रासायनिक गुण क्या होता है? समान होता है। नोट करके आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे सर, क्या कि आवर्त सारणी के किसी एक वर्ग में पाए जाने वाले सभी तत्वों की रासायनिक गुण क्या होती है सर? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हैं कैल्शियम के बारे में कि ये आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाएगा? आप कहेंगे सर पहले क्वेश्चन में हम लोग डील किए हैं कि कैल्शियम जो है आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में पाया जाएगा, जबकि दूसरे समूह में पाया जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पे दूसरे समूह की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कैल्शियम का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा? 2 होगा, या इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। तो आपके ऑप्शन में जो तत्व दिया हुआ है उनमें से जिसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता 2 होगा उसका गुण किसके जैसा होगा सर? कैल्शियम के जैसा होगा। आप सभी के ऑप्शन में दिया हुआ है बोरोन। आपका एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है सर? 5। तो आप सभी कहेंगे कि सर बोरोन तो 2 और ये 3 हो जाएगा, यानी कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूसरे कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है सर? 3 है। तो ये तुम नहीं मिलेगा सर। दूसरा है आपका Fe। आप सभी कहेंगे सर लोहा तो आवर्त सारणी के वर्ग 8 में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका बेरिलियम। नेक्स्ट क्या है सर? बेरिलियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है सर? 4 दिया हुआ है। आप सभी कहेंगे सर पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और दूसरा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि आप सभी कहेंगे कि सर इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है और इसकी संयोजकता भी 2 होती है, जो कि कैल्शियम से मिल रहा है। कैल्शियम का भी संयोजकता कितना है सर? 2, और बेरिलियम का भी संयोजकता कितना है सर? 2, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आवर्त सारणी में कैल्शियम और बेरिलियम का जो रासायनिक गुण होगा वो क्या होगा सर? एक जैसा होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे? आप सभी कहेंगे बेरिलियम के समान होंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है? बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं डैश को अलग करती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है अधातुओं से धातुओं को, उपधातुओं से अधातुओं को, हैलोजन से धातुओं को, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उपधातुओं से धातुओं को। क्या होगा इसका सही आंसर? मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि आपका जो आवर्त सारणी है उसमें क्या है सर? तो सर क्षैतिज रेखाएं हैं। क्या है सर? क्षैतिज रेखाएं हैं और उदग्र रेखाएं हैं। क्षैतिज रेखाएं हैं और क्या है सर? उदग्र रेखाएं हैं। ध्यान में रखिएगा कि आवर्त सारणी का जो ये पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? बायां भाग कहते हैं, यानी कि बायां पार्ट कह सकते हैं। और आवर्त सारणी का जो ये पार्ट होता है ये क्या कहलाता है सर? दायां पार्ट कहलाता है।
हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आवर्त सारणी के बाएं भाग में क्या पाया जाता है सर, धातु पाया जाता है, और आवर्त सारणी के दाएं भाग में क्या पाया जाता है सर, अधातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर, अधातु पाया जाता है। जब आप यहाँ पे मिड में आएंगे तो आपको इस तरह का एक सीढ़ीनुमा संरचना दिखेगा। जब आप आवर्त सारणी के बीच में आते हैं तो आपको इस तरह का एक सीढ़ीनुमा संरचना दिखता है, और ये सीढ़ीनुमा संरचना क्या करता है सर, तो सर आवर्त सारणी में धातु को अधातु से अलग करता है। ये सीढ़ीनुमा संरचना यानी कि जो जिगजैग रेखाएं आप देख रहे हैं सर, या इसी को हम लोग सीढ़ीनुमा संरचना कहते हैं। ये क्या करता है सर, तो धातु से अधातु को अलग करता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं डैश को अलग करती है, आप सभी कहेंगे सर अधातुओं को धातु से अलग करती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, आवर्त सारणी में जब आप बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो तत्वों का कौन सा गुण में वृद्धि होता है। तो आप सभी देख रहे हैं कि सर दायां तरफ अधातु है, तो बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों के अधात्वी गुण में वृद्धि होगा। और जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर, यानी कि इधर से इधर आने पर तत्वों के किस गुण में वृद्धि होगा, आप सभी कहेंगे सर दायां तरफ तो अधातु रहता है और हम लोग दाएं से बाएं तरफ आ रहे हैं, तो जब दाएं से बाएं आएंगे तो तत्वों के धात्विक गुण में वृद्धि होगा, और बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों के अधात्विक गुण में वृद्धि होगा। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी के बाईं ओर एकमात्र अधातु आपका कौन सा उपस्थित है, तो सर हाइड्रोजन उपस्थित है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आवर्त सारणी के बाएं तरफ एकमात्र इकलौता अधातु कौन सा है, आप सभी कहेंगे सर हाइड्रोजन है। ध्यान में रखिएगा हाइड्रोजन को आवारा तत्व की भी संज्ञा दी जाती है, और आवर्त सारणी में इसका अभी तक जगह फिक्स नहीं है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवारा तत्व की संज्ञा किसे दी जाती है, आप सभी कहेंगे सर हाइड्रोजन को दी जाती है। ध्यान में रखिएगा कि आपके आवर्त सारणी के पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम उपस्थित होता है। आपके आवर्त सारणी के पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम उपस्थित होता है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं, आप कहेंगे सर हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद हैं, तो यानी कि 2 तत्व मौजूद हैं। ध्यान में रखिएगा आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा 2 तत्व पहले आवर्त में मौजूद है, आप सभी कहेंगे सर हाइड्रोजन और हीलियम ये पहले आवर्त में मौजूद है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यानी कि आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के ये किस आवर्त और वर्ग में पाया जाएगा। मेरे मित्र जब आप किसी तत्व के परमाणु संख्या 17 की बात करते हैं तो आप सभी के माइंड में किस तत्व का ख्याल आता है, आप सभी कहेंगे कई दफ़ा आपने बताया है कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। और अभी जस्ट हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस भी करा है कि सर जब हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं तो ये सर कौन सा तत्व है, तो आप सभी कहते हैं सर ये तो हैलोजन तत्व है। और हैलोजन तत्व किस में पाया जाता है, तो सर वर्ग 17 में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, वर्ग 17 में पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन का तो आंसर आपको मिल गया। अब बात रही सर ये क्लोरीन किस आवर्त में पाया जाएगा। भाई मेरे जब हम लोग आवर्त की बात करते हैं तो सीधे सीधे क्या कहते हैं कि किसी परमाणु में जितनी कक्षाएं होती है वही कक्षा क्या करती है सर, उस परमाणु के आवर्त संख्या को बताती है। तो जब आप क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं, आप कहते हैं सर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना जाएगा सर 7। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन में टोटल कितना कक्षा है सर, तो सर 3 कक्षा है। तो ये आपके आवर्त सारणी के किस आवर्त में मिलेगा, सर तीसरे आवर्त में मिलेगा। और कौन सा ग्रुप में मिलेगा, तो सर 17वें ग्रुप में मिलेगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है, आप सभी क्या कहेंगे सर तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग में मिलेगा। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी प्रश्न थे उन सारे को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे पाएंगे। और हाँ, उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।